बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ई कैट एंट्री टेस्ट सीरीज़ की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक में से एक चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं जिन टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करूँगा उन टॉपिक में आपका सबसे पहले है जी कि आप किसी मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं या उनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद किसी मैट्रिक्स का जो रैंक है आप उसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक जो हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसको डिस्कस किया जाएगा। और लास्टली मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा किसी मैट्रिक्स का जो रैंक है। आपने जैसे कि अपनी एफएससी की रूटीन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किसी मैट्रिक्स का एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मालूम करने के बाद जो था वो कैलकुलेट करना सीखा था। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगा। उस ट्रिक में आपको मैं बताऊंगा कि विदाउट फाइंडिंग एचेलॉन एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हाउ कैन वी फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले मूव करते हैं हम एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ। किसी मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म के लिए कुछ ये शराइत हैं। ये अगर कोई मैट्रिक्स पूरा करता है तो आप समझें कि वो जो मैट्रिक्स है आपका एचेलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच रो इज़ कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट और पिवट एलिमेंट। याद रखें कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में जो मुख्तलिफ रोज़ होती हैं उन रोज़ में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मतलब है जो ज़ीरो ना हो। जैसे लाइक है 7 है, -7 है, 8 है, 3 है, 2 है, 22/7 एक्सेट्रा। तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो से हटकर कोई भी एलिमेंट होगा उसे हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहेंगे। तो आपकी हर रो में जो भी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपको मिलेगा उसको यहाँ पर हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं या पिवट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बात पिवट एलिमेंट और लीडिंग एलिमेंट की। उसके बाद ये है कि एलिमेंट बिलो दी लीडिंग एलिमेंट शुड बी ज़ीरो। आपके पास लीडिंग एलिमेंट के नीचे हर एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। किसके लिए? एचेलॉन फॉर्म के लिए। ठीक है। तीसरी शर्त ये है एचेलॉन फॉर्म के लिए कि इन ईच नेक्स्ट रो, हर अगली आने वाली जो रो है उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो बिफोर द लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट से पहले जो ज़ीरो की तादाद है मस्ट बी ग्रेटर देन सच ज़ीरोज़ इन द प्रीवियस रो। यानी उससे ऊपर जो रो गुजर चुकी है उस रो में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं लीडिंग एलिमेंट से पहले उनकी तादाद अगली रो में जो ज़ीरो की तादाद है उनसे कम होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर चंद एक एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपकी जैसे ये पहली एग्जांपल लिखी है, इसकी पहली रो है 583। तो इसमें जो पहली रो में आपको पहला नॉन ज़ीरो नंबर नज़र आ रहा है वो कौन सा है? वो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 5। तो ये जो 5 है इसे मैं यहाँ पर कहूँगा ये आपके पास क्या है? लीडिंग एलिमेंट है। अब आप ये देखें इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड रो की तरफ आप मूव करेंगे। सेकंड रो में देखेंगे पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन है? तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है यहाँ पर 9। तो अब 9 के नीचे तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। अब अगली बात आपने ये देखनी है कि ये जो सेकंड रो है, रो 2 है, इस रो 2 में ये जो 9 है इस 9 से पहले कितने ज़ीरो हैं? 9 से पहले एक ज़ीरो है। ठीक है। इसी तरह जो रो 3 है, इस रो 3 में आपके पास जो आपका पहला पिवट एलिमेंट है वो ये 3 है या लीडिंग एलिमेंट। इससे पहले कितने ज़ीरो हैं? इससे पहले 2 ज़ीरो हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि अगली रो में रो 3 में ज़ीरो की तादाद 2 है और रो 2 में ज़ीरो की तादाद 1 है। ठीक है। तो लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास एचेलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है। आपके पास सम टाइम पेपर में जो MCQs है वो इस तरह का भी आ जाता है कि आपको ऑप्शन दी होती हैं और आपने उन ऑप्शन में से ये पहचानना होता है कि आपका कौन सी ऑप्शन जो है वो एचेलॉन फॉर्म में है या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये जो सेकंड एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, सेकंड एग्जांपल में आप देखें कि यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट यहाँ पर इस पोजीशन पर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर हो। मैंने ऊपर लिखा है कि आपके पास जहाँ पर भी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा वो आपके पास है उसका लीडिंग एलिमेंट या पिवट एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा पिवट एलिमेंट जो है वो 3 है और 3 जो है वो आपके पास क्या है? सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है। अब अगली बात ये है कि एचेलॉन फॉर्म के लिए इस 3 के नीचे तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप मूव करेंगे सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो की तरफ आप देखें नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 5। तो सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 5 है। अब इस 5 से पहले ज़ीरो की तादाद 2 है। ठीक है। और इसके नीचे तमाम एलिमेंट क्या हैं? ज़ीरो हैं। सही है।
अच्छा, अब जबकि यहाँ पर इससे पहले अब ये आपका पहला पिवट एलिमेंट था ना, ये आपका पहला पिवट एलिमेंट है, तो इससे पहले यहाँ पर 0 है। ये क्लियर होगी बात कि नहीं? यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर 2 0 हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो है, ये आपके पास है तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट। इस तीसरी रो के लीडिंग एलिमेंट के नीचे तो खैर कोई रो नहीं है, लेकिन अब इससे पहले आप देखेंगे कि 0 की तादाद कितनी है। यहाँ पर 0 की तादाद है 3, ऊपर 0 की तादाद थी 2, ठीक है। यहाँ पर 0 की तादाद है 1, तो यहाँ पर ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो मैट्रिक्स है ये आपके पास कौन सा है, किस लिखा हुआ है फॉर्म में, एचिलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो मैंने आपको बताया है कि आप वीडियो को स्किप मत किया करें। वीडियो का हर पार्ट, कोई ना कोई पार्ट, हर पार्ट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो आप वीडियो को डिफरेंट सिटिंग में थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें। अच्छा, सेकंड एग्जांपल जो है यहाँ पर देखें, आपके पास फर्स्ट रो में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 7 है। इससे पहले यहाँ पर ये दोनों 2 0 लिखे हुए हैं। अब इस 7 के नीचे तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो आपने गौर से देखा ये तमाम एलिमेंट जो है वो 0 हैं। इसके बाद नीचे वाली रो में, सेकंड रो में, यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 6 है। इसके नीचे जो तमाम एलिमेंट लिखे हैं वो 0 हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड रो में आए तो यहाँ पर ये लीडिंग एलिमेंट है 1, इसके नीचे तमाम एलिमेंट ये 0 हैं, ठीक है। इसी तरह ये 9 है, इस 9 के नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं, यहाँ पर ये है। और आखिरी रो जो है वो यहाँ पर ये सारी 0 रो है, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि इससे पहले आपके पास 2 0 हैं, इस लीडिंग एलिमेंट से पहले 3 0 हैं, इस लीडिंग एलिमेंट से पहले 4 0 हैं, 9 से पहले 5 0 हैं, आखिरी रो सारी 0 रो है, ठीक है। तो ये भी आपके पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो मैट्रिक्स लास्ट में आपको नज़र आ रहा है ये एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 5 है पहली रो में, इसके नीचे तमाम 0 हैं। उसके बाद यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट है 6, इसके नीचे 0 नहीं है, सही है। तो यहाँ पर ये 7 जो है वो 0 नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास मैं से कहूँगा ये नॉन एचिलॉन फॉर्म में है, ये एचिलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की तरफ। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म और एचिलॉन फॉर्म में बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क आपने पहचानना है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में बेटा पहली जो फ़र्क है, मेन डिफरेंस वो ये है कि एचिलॉन फॉर्म में जो आपका लीडिंग एलिमेंट है उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। वो लीडिंग एलिमेंट यानी पिवट एलिमेंट आपका 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में ये कंडीशन है कि लीडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में जब भी आपका नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा जिसे आप लीडिंग एलिमेंट कह रहे हैं वो 1 के बराबर होना चाहिए। अगली बात यह है कि बिलो एंड अबव द लीडिंग एलिमेंट ऑल एलिमेंट शुड बी 0। और अगली कंडीशन ये भी लगा दी गई है कि अब जो लीडिंग एलिमेंट आएगा इसके नीचे भी तमाम 0 होने चाहिए और ऊपर वाले तमाम एलिमेंट भी 0 होने चाहिए। जबकि एचिलॉन फॉर्म में ऊपर वाले तमाम एलिमेंट 0 होने की कंडीशन नहीं होती। अब यहाँ पर आप गौर करें कि आपके पास जो पहला मैट्रिक्स है, जो सबसे आसान एग्जांपल है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की, वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है। ये लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, इसके नीचे तमाम 0 हैं। ये लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, इसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ये लीडिंग एलिमेंट आखिर में 1 आ गया, इसके ऊपर तमाम 0। अब यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि लीडिंग एलिमेंट का ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा स्टार्टिंग में ही आपको मिले, ये जहाँ पर भी मिलता है। अब इसके नीचे तमाम 0 होने चाहिए, अब इसके नीचे तमाम 0 हैं, ठीक हो गया। अगला लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर है सेकंड रो में, अब इस सेकंड रो के ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। अब अगली बात ये है कि बाकी कंडीशन वही है कि इस लीडिंग एलिमेंट से पहले 0 की तादाद और इससे पहले 0 की तादाद हमेशा अगली रो में 0 की तादाद पिछली रो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 से ज़्यादा है। आखिरी तीसरी रो है वो वैसे ही 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो किस में है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। अब मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें इस 1 के ऊपर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8, ठीक है। तो फिर ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में नहीं होगा, सही है। ये फिर सिर्फ एचिलॉन फॉर्म में होगा मैट्रिक्स, सही है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की समझ आ गई होगी। आगे यहाँ पर मैं नेक्स्ट डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। नेक्स्ट है बेटा जी यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन आसान सी है, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचिलॉन और इन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को जब आप रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में या सिर्फ एचिलॉन फॉर्म में बदल देते हैं तो बदलने के बाद जो उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं, नॉन ज़ीरो रोज़ ऐसी रोज़ होती हैं जिनमें कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट पाया जाए। अगर किसी रो का हर एलिमेंट 0 होगा तो फिर आप उसे कहते हैं 0 रो, ठीक है। तो जब आप किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस फॉर्म में, एचिलॉन फॉर्म में या एचिलॉन फॉर्म में बदल लें तो बदलने के बाद आप उनकी नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद गिन लें, जितनी तादाद होगी उतना ही मैट्रिक्स का रैंक होगा वो, ठीक है।
तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने चंद एक एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए नीचे लिखी हैं कि मैंने लिखा है जी कि सपोज दैट फॉलोइंग आर दी एचलॉन एंड रेड्यूस एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज सर्टन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिसेस हैं उनकी एचलॉन फॉर्म और रेड्यूस एचलॉन फॉर्म आपको बना के दी गई है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो आपके पास जो पहली एग्जांपल है उसमें आप देखें ये जो मैट्रिक्स ए है, इसमें ये जो मैट्रिक्स है एचलॉन फॉर्म में बदला हुआ है। 5 के नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं, 9 के नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये एचलॉन फॉर्म में बदल गया है। आपने देखना है कि इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, तो जितनी इसकी नॉन ज़ीरो रो होगी उतना ही यहाँ पर ए का रैंक होगा। तो आप देख लें कि इसकी तीनों रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक जो है वो 3 के बराबर है, सही है। अगला है बी में यहाँ पर आपके पास पहला पिवट एलिमेंट 6 यहाँ पर है, इसके नीचे तमाम 0, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 1 है, इसके नीचे तमाम 0 और आखिरी ये 9 आ गया। तो यहाँ पर भी 3 रोज़ हैं और तीनों की 0 नॉन ज़ीरो हैं, लिहाजा यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 के बराबर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 9 की जगह 0 लिख दूँ तो आखिरी रो 0 होगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो मैट्रिक्स का रैंक निकलेगा वो 2 के बराबर होगा, सही है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो मैट्रिक्स सी है, ये मैट्रिक्स में आपने देखें कि यहाँ पर पिवट एलिमेंट यहाँ पर इस पोजीशन पर आपको जाके मिल रहा है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0, यहाँ पर ये 1 है, अब इसके ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0, यानी ये मैंने मैट्रिक्स है इसकी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बनाई हुई है। यहाँ पर ये 1 है, इसके नीचे भी 0, ऊपर भी तमाम 0, यहाँ पर ये 1 है, इसके ऊपर भी तमाम 0। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो 4 हैं, चारों की चारों नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ठीक है। तो चारों की चारों नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि किसी मैट्रिक्स की एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं उन्हें वी रैंक कहते हैं, और अगर आप इसको कहें कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कॉलम जो हैं तो वो भी उसके क्या कहलाते हैं, उसका रैंक ही कहलाता है। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कॉलम देखें तो 1 2 3 4, ये 4 के 4 नॉन ज़ीरो कॉलम है, रहता है या ऐसी सूरत में भी इसका रैंक जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि पहले 3 जो कॉलम है वो 0 कॉलम है, ठीक है। तो आप रैंक को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ये प्रॉपर्टीज़ आपको मैक्सिमम जो MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें आपको हेल्प करेंगी। रैंक के बारे से बेटा पहली जो प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स की, फ़र्ज़ कर लेंगे आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। तो याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स तो ऐसी सूरत में इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो हमेशा लेस दैन इक्वल होगा मिनिमम ऑफ m और n। अब यहाँ पर m कौन है, m इसकी रोज़ को शो कर रहा है, और n क्या है, n इसके कॉलम को शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास अगर आप किसी मैट्रिक्स के रैंक का आइडिया लगाना चाहते हैं कि वो कितना हो सकता है, तो उसकी रोज़ और उसके कॉलम में से जिसकी तादाद कम होगी, अगर रोज़ कम है तो रोज़, अगर कॉलम है कम है तो फिर कॉलम, ठीक है। जिसकी रोज़ या कॉलम में से तादाद कम होगी आपका रैंक उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आपके पास ऊपर ये एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर निकालते हैं तो कितने इसमें रोज़ हैं, रोज़ हैं इसकी 4, और कॉलम कितने हैं इसके 3 और 4 7 कॉलम हैं। अब रोज़ और कॉलम में से कम कौन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो रोज़ है ना वो 4 के बराबर है। तो इसका जो रैंक है वो 4 से नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक 4 से नहीं बढ़ सकता। अब इसका रैंक मैक्सिमम हो कितना सकता है, इसका मैक्सिमम रैंक 4 हो सकता है, और मिनिमम कितना होगा 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर आपसे ये MCQ इस तरीके से बना के दे सकता है, आपको आपसे कहा जा सकता है कि जी के आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है, इफ़ A हैज़ ऑर्डर 5/9, सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 5/9 है, देन पॉसिबल रैंक ऑफ A कुड बी। तो A का जो पॉसिबल रैंक है वो क्या हो सकता है, ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 8, ऑप्शन D 9। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उसकी रोज़ और उसके कॉलम, यानी उसको आप ऑर्डर को देखें तो उसके ऑर्डर में जो सबसे मिनिमम होगा नंबर, रोज़ कम है या कॉलम कम है, तो आप देखें नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर 5 है, वो कम है, कॉलम की तादाद ज़्यादा है। तो इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 के बराबर हो सकता है,
अदरवाइज इससे कम ही होगा। तो मैंने कहा कि पॉसिबल कौन सा हो सकता है, तो पॉसिबल इस वक्त इसकी ऑप्शन जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 4 के बराबर होगा, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो 6, 8, 9 वो 5 से ज़्यादा बड़ी हैं, लिहाजा ये इनका रैंक नहीं हो सकता मैट्रिक्स का। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगर एक मैट्रिक्स ए का रैंक n है और मैट्रिक्स बी का रैंक भी n है, यानी दोनों मैट्रिक्स ए और बी इन दोनों का रैंक बराबर बराबर है, तो आप याद रखिएगा इनके प्रोडक्ट का रैंक भी n के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका रैंक 4 है और मैट्रिक्स बी का भी रैंक 4 के बराबर ही है, तो ऐसी सूरत में इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका रैंक भी 4 के बराबर होगा। नेक्स्ट आपको इसके बाद ये है कि किसी याद रखिए किसी मैट्रिक्स ए का और उसके जो ट्रांसपोज है उसका रैंक आपस में हमेशा बराबर बराबर होता है, ठीक है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का रैंक मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का जो रैंक है वो आपस में हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके पास अगर फर्ज करिए एक मैट्रिक्स ए है ऑर्डर n बाई n यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आप याद रखिएगा कि अगर तो आपका ए जो है वो नॉन सिंगुलर है यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। आप जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो आप उसे कहते हैं वो नॉन सिंगुलर है। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास सबसे पहले, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो याद रखें उसका जो उस मैट्रिक्स अगर आप रैंक निकालेंगे तो n के बराबर आएगा, और अगर वो सिंगुलर है तो फिर उसका रैंक जो होगा वो हमेशा n से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है 3/3। अगर आपने चेक किया कि ए जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है ये, तो ऐसी सूरत में आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसका जो रैंक होगा ना वो एग्जैक्टली 3 के बराबर आएगा, सही है। अब अगली बात, फ़र्ज़ करें कि इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक डिटर्मिनेंट आपने निकाला वो आ गया 0 के बराबर, तो अब आप कन्फर्म नहीं कह सकते कि इसका रैंक 3 होगा, इसका रैंक 3 से छोटा होगा। अब लेस देन 3 होने का मतलब क्या है, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है, ठीक है जी। अगली बात ये कि याद रखें कि कभी किसी मैट्रिक्स का रैंक नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम रैंक 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, ज़ीरो जो रैंक है वो किस सूरत में पॉसिबल है, अगर आपका नल मैट्रिक्स है, ठीक है। नल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक 0 के बराबर होता है, सही है जी। नल मैट्रिक्स का जो रैंक है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम 0 के बराबर लेते हैं। अगली चीज़ ये है 7, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं वो एडिटेबल हैं, यानी आप उनको सम कर सकते हैं, आप उनको प्लस कर सकते हैं, तो याद रखें ए प्लस बी दो मैट्रिसेस के को प्लस करके उनका जो रैंक निकलेगा वो हमेशा छोटा होगा, लेस देन इक्वल होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से, यानी उन दोनों के इंडिविजुअल रैंक को प्लस कर लें और इधर उन दोनों को सम करके रैंक निकालें, तो हमेशा ये वाली जो साइड है इसका आंसर छोटा आएगा। तो ये चंद कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। नेक्स्ट मैं अब मूव कर रहा हूँ अपनी वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्रेडिट तो बनता है। अच्छा, अब उसके बाद मैं बताने लगा हूँ कि अब मैं मूव कर रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ किसी मैट्रिक्स का अगर आप रैंक निकालना चाहते हैं और विदाउट आप रो ऑपरेशन और रो कॉलम ऑपरेशन निकाले बगैर मैट्रिक्स का रैंक निकालना चाहते हैं तो फिर वो कैसे निकालेंगे वो ज़रा देखते हैं। अब ये बेटा नेक्स्ट यहाँ पर मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने जा रहा हूँ विदाउट फाइंडिंग एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ये मेरे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका जो मैक्सिमम रैंक हो सकता है वो 3 के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। अच्छा, तो अब ये जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ उसका करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है 1 लिखने के बाद ये फार्मूला का समझे 1 आपके पास, ये 1 लिखने के बाद आपने यहाँ पर ये मैट्रिक्स लगा लिया। अब इसके अंदर आपने कुछ डिटर्मिनेंट लिखने हैं। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा इन दो से, ठीक है, यानी कि ये आएगा 1 -1 3 0। अगला डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ पर ये वाले दोनों फिक्स रहेंगे 1 और -1, 1 -1 और इसको इसके साथ मिला देंगे 2 1, ठीक है। दो के आपने ऑर्डर पे दो के यानी पेयर बनाने हैं आपने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। अब इसके बाद जब आप यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, पहली दो रोज़ कंप्लीट हो गई, अब पहली और तीसरी रो को मिला देंगे, यानी कि पहली रो का जो पहला नंबर आपका है 1 और इसके नीचे तीसरी रो का ये जो 2 है इसको मिलाएंगे। अब 1 के सामने इधर क्या लिखा हुआ है 3, ऊपर 3 आएगा, 2 के सामने नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, ये आज का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर अब आपने यहाँ पर 1 और 2 को दोबारा लिखना है, 1 और 2 यानी कि पहली और तीसरी रो। अब इधर 1 के साथ यहाँ पर सामने क्या लिखा हुआ है 2 और इधर 2 के सामने क्या लिखा हुआ है 5, इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट करने हैं, ये आ जाएगा जी आपके पास, ये 2-3 एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 + 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और +2 यानी 3 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 - 6, 1 - 6 कितना हो गया जी -5,
ये आ गया 5 1 5, 5 माइनस फोर कितना हो गया 1 आ गया। अब आपने ये करने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट निकला है, क्या ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपके पास नल मैट्रिक्स तो नहीं बना? नहीं, ये जो मैट्रिक्स बना है, सॉरी, ये नल मैट्रिक्स तो नहीं बना, ये नल मैट्रिक्स नहीं बना। तो और मज़ीद इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। तो अब आप क्या करेंगे, इस 1 को बदल देंगे 2 में और दोबारा एक मतलब फिर इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। दोबारा डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ये 3 1 3, 3 माइनस आ जाएगा 3 प्लस 15, ये बन जाएगा 18। इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा उसे मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 18 आया ये 1 बाई 1 का मैट्रिक्स आ गया। अब मजीद इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और क्या ये नल मैट्रिक्स है? ये नल मैट्रिक्स नहीं है। लिहाजा इस मैट्रिक्स में इस 2 को दोबारा मजीद आप आगे बढ़ा के 3 लिख देंगे तो ए का यहाँ पर जो रैंक है वो 3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये 18 की जगह आता है 0 नल मैट्रिक्स, तो फिर इसका रैंक यहाँ पर 2 का इक्वल आ जाता है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। लीजिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे फार्मूले का 1 प्लस, लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 हैं इन 2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे -3 7 5 2, ठीक होगी बात ये। अब इसको इन दोनों को यानी कि आप अगली इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मिला लेंगे, पहली 2 रोज़ के साथ इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। याद देगा -3 7 1 0। फिर इन्हीं दोनों को आपने आखिरी जो 2 ये वाले बचे हैं इनके साथ मिला देंगे। याद देगा -3 7 2 -4 का डिटर्मिनेंट, ठीक होगी बात ये। अब ये पहली 2 रोज़ कंप्लीट हो गई। पहली और तीसरी रो को पकड़ लेंगे। पहली रो में ये नंबर 3 है, -3 और इधर लिखा हुआ है 4। अब पहली रो के सामने यहाँ पर -3 के सामने ये 5 है और नीचे 4 के सामने क्या है 7 है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर ये रहेगा -3 और 4, -3 और 4, इधर -3 के सामने है यहाँ पर 1 और इधर 4 के सामने तीसरे कॉलम में है 1 यहाँ पर। फिर ये पहले कॉलम में ये है -3 और 4 और आखिरी कॉलम में है 2 और -2, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी, ठीक होगी बात ये। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं। याद आएगा 1 प्लस, ये आ जाएगा -6 और -35, ये कितना बन जाएगा आपके पास -6 -35 आ जाएगा -41। ये आपके पास रह जाएगा -7, ये आपके पास आ जाएगा -12 +12 12 -2 12 -14 -2 आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपके पास बन जाएगी -21 और -25 -21 और -20 कितना बन गया जी -41। अच्छा, ये आ जाएगा -3 और -4 कितना हो जाएगा -7। ये फिर आपके पास आ जाएगा जी -6 6 -8 -2। अच्छा जी, ये अब आपके पास आ गया मैट्रिक्स। रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बचा है, इस रिमेनिंग मैट्रिक्स का दोबारा मजीद आप डिटर्मिनेंट, अब ये देखें ये नल मैट्रिक्स तो नहीं बना, नल मैट्रिक्स नहीं बना ये आपके पास। मजीद आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 को आप 2 में बदल लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे डिटर्मिनेंट होगा, ये पहला कॉलम है ना, पहले कॉलम के दोनों एलिमेंट पकड़ने हैं आपने। इनका डिटर्मिनेंट लिखा -41 इंटू -41 और इधर इसको पकड़ लेंगे -7 इंटू -7। फिर इसको इसके साथ मिला देंगे। याद देगा -41 -2 क्योंकि यहाँ पर खैर दोनों रोज़ एक जैसी हो गई हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर आना 0 0, ये दोनों रोज़ एक जैसी हैं। लिहाजा आप यहाँ पर देखेंगे डिटर्मिनेंट आएगा 0 के बराबर। ये जो भी आंसर बनेगा चलें कर लेते हैं। ये आ जाएगा -7 और -1 प्लस 7 4 28 287 -287। ये फाइनल आपके पास आंसर बन जाएगा। यहाँ पर भी 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा। ये आ गया सारा नल मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी 0। तो ये बन गया 2 + 0 0, ये नल मैट्रिक्स बन गया। अब ये नल मैट्रिक्स है और मज़ीद इसका रैंक भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा अब यहाँ पर आप प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। रैंक यहाँ पर निकलेगा 2 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स का जो रैंक है विदाउट फाइंडिंग एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आप मालूम कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को अपने बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।